जय हिंद दोस्तों। तो आइए हम लोग बिहार दरोगा के क्वेश्चन बैंक का सीरीज नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आप लोग देख लिए होंगे। तो ये पार्ट नंबर 3 बनने जा रहा है और हम लोग बिहार दरोगा को क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो 51 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पिछली क्लासों में हम लोग टोटल प्रश्नों को जो है वो टोटल देख पाए थे। हम लोग 50 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस सीरीज में हम लोग देखेंगे 51 नंबर सीरीज से। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज होता है। अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, ताकि आपको जितने भी सारे करंट अफेयर्स के क्लास होते हैं, चाहे बिहार दरोगा का होगा, चाहे आपको जो भी सजेशन बुक होगा, वो सभी बुक का आपको यहाँ पर कवर मिल जाएगा। ठीक है, और हम प्रयास करते हैं कि काफ़ी अच्छा तरीके से एनालिसिस आपको दे सके। एक्स्ट्रा भी फैक्ट आप लोग को बताते हैं, आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो वीडियो कुछ दिनों के बाद आ रही है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन अब डेली आपको वीडियो जो है वो सुबह को आ सकता है। आपको वही 5 बजे के करीब सुबह वीडियो आ जाएगा। ठीक है, और शाम को भी एक वीडियो, यानी कि रेगुलर 2 वीडियो आ जाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल किए रहिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और करंट अफेयर्स का स्पीडी का भी जल्दी आप लोग को जो है सो सीरीज उसको भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर प्रश्न, यानी कि इस क्लास का पहला नंबर प्रश्न और सीरीज का 51वां नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है कहते हैं खेत। क्या होता है? खेत होता है। ठीक है, अब कृत्रिम जो है खेत है, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का एक एग्जाम्पल है और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लेते हैं इसका पॉइंट कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक मतलब जिसके अंदर जीवन होता है, और अजैविक जिसके अंदर जीवन नहीं होता है। आप कहिएगा जैविक क्या होगा? तो जिसके अंदर जीवन है, जैसे पेड़ पौधा कीट पतंग हो गया, हम लोग हो गए इसके अंदर, तो वैसे को कहते हैं जैविक। और जिसके अंदर जीवन है ये नहीं है, जैसे भूमि हो गया, पहाड़ हो गया, चट्टान हो गया, तो ये सब क्या है? तो ये सब अजैविक संसाधन हो जाते हैं। तो जैविक तथा अजैविक घटक के बीच अंतः क्रिया होती है। क्या होती है? अंतः क्रिया। यह प्रकृति में स्वाभाविक रूप से घटित होती है। तो यह जैविक तथा अजैविक के बीच जो क्रिया घटती है वह स्वाभाविक एकदम सर्कल की तरह, चैन की तरह से चलती रहती है, और इसके कामकाज के लिए किसी मानवीय गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो हमारे पर्यावरण में जो चलती रहती है पारिस्थितिक तंत्र के बीच, या तो वो जैविक हो सकता है या तो अजैविक हो सकता है। इसके बीच जो भी प्रक्रियाएं या जैसे कह सकते हैं कि घटना घटती रहती है, वो स्वाभाविक इसके घटती रहती है प्रकृति के अनुसार। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, जैसे कि जैविक और अजैविक घटकों वाला एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें प्रौद्योगिकी भी शामिल होता है। तो जैविक अगर पूछेगा कि क्वेश्चन आता है कि जैविक संसाधन इनमें से कौन है, तो जैविक संसाधन उसी को कहते हैं जिसके अंदर जीवन होता है, और अजैविक संसाधन जिसके अंदर जीवन नहीं होता है, जैसे पेड़ पौधे, जैसे कि हो गया पहाड़ हो गया, पठार हो गया, खेत खलिहान हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर जीवन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग को हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र से, कि पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन सा आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र में पहला आता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा आता है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। तो यानी कि पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है, और दूसरा आपको कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। प्राकृतिक उसे कहते हैं जो हमारे पर्यावरण में नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे स्थलीय हो गया यानी जमीन हो गया, और जलीय हो गया यानी कि जल। स्थल और जल क्या है? तो ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र है, यानी इसको हमने नहीं बनाया है। लेकिन कृत्रिम जो होगा वो मानव के द्वारा बनाया गया होगा, जैसे चिड़ियाघर मानव ने बनाया, खुद अवेलेबल हमारे प्रकृति में नहीं है। एक्वेरियम हो गया, खेत हम लोगों ने खुद बनाया, क्योंकि अगर मानव का विकास आज से 1000 लाखों वर्ष पहले नहीं हुआ करता था, तो हर जगह जंगल ही जंगल होता था। ठीक है, पोल्ट्री फार्म हो गया, तो इत्यादि ये जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में आता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि पारिस्थितिक पारतंत्र में कौन कौन आता है। तो पहला आता है स्थलीय में क्या क्या आता है? तो स्थल पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, और मरुस्थल मरु मतलब मरा, स्थल मतलब जमीन, यानी मरा हुआ जमीन, जहाँ पर किसी भी, यानी बंजर भूमि कह सकते हैं, वहाँ पर कोई भी फसल या कोई भी वन जैसे नहीं उग सकते हैं।
अगला कहता है कि जलीय। अब इसी में जो होता है पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक स्थलीय जो वो स्थल में पाए जाते हैं यानी कि जमीन पर पाए जाते हैं, और दूसरा होता है जलीय जो जल में पाए जाते हैं। जैसे अलवणीय जल हो गया, जैसे तालाब झील हो गया जिसमें लवण की मात्रा बिल्कुल नहीं पाया जाता है। समुद्र में इतना लवण की मात्रा पाई जाती है यानी नमक पाई जाती है, लेकिन वहीं पारिस्थितिक तंत्र देखें तो नदी हो गया, तो तालाब झील नदी ये सब क्या हो गया, अलवणीय हो गया जिसमें लवण की मात्रा बिल्कुल नहीं है। आगे आता है सागरीय। सागरीय में तो लवण होगा, तो ये सागरीय में आ जाएगा सागरीय परितंत्र में आ जाता है महासागर इत्यादि। अब वहीं पर देख लेते हैं संक्रमणकालीन। तो संक्रमणकालीन परितंत्र में क्या आ जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में, तो ये एस्चुअरी लैंगून आ जाएंगे। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 52 कहता है कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है। तो ये तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है, और तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम जो अब हो गया है वो हो गया है BO चिदम्बरम पोर्ट। कौन हो चुका है, तो ये हो गया है BO चिदम्बरनार पोर्ट हो गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम क्या हो गया है, तो BO चिदम्बरनार पोर्ट हो गया है। बंदरगाह क्या होता है, सभी लोग को पता है, जहाँ पर पनिया जहाज आकर के रुकती है, बड़े बड़े जहाज रुकती है जो समुद्र में चलती है, उसे क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। यहाँ से मुख्यतः खाद्य तेल, कोयला, नमक, पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है। तो ये तूतीकोरिन जो बंदरगाह है, यहाँ से खाद्य तेल हो गया, खाने वाला तेल, हम लोग को कोयला हो गया, नमक हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसका उत्पादन का निर्यात का मतलब होता है बेचना, और आयात का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, अगला कहता है कि तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वो मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ पर है, तो इसका लोकेशन कहाँ होगा, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और मैप का मतलब होना चाहिए, मैप आप लोग वैसे पढ़े रहना चाहिए, ठीक है, कि जैसे ही किसी मैप से संबंधित लोकेशन का नाम आए, आपको लोकेशन माइंड में क्रिएट हो जाना चाहिए और वो यह याद हो जाना चाहिए, ऐसा मैप होना चाहिए। आगे कहता है कि भारत के बंदरगाह। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह को देख लेते हैं। जैसे कांडला पोर्ट है, और इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय किया गया। करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो कांडला पोर्ट का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो ये है कच्छ। और कच्छ कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ जिला है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कच्छ जिला गुजरात में है। वहीं देख लेते हैं कि कोलकाता बंदरगाह, जिसका नया नाम अभी श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है, और यह हुगली नदी तट पर स्थित है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल का सो कौन सी नदी को कहते हैं, तो हुगली को कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह जिसे न्यू मैंगलोर बंदरगाह, यानी कि तो जैसे मैंगलोर बंदरगाह और कोचीन बंदरगाह। तो कोचीन तो आपको हो जाएगा केरल में। कहाँ पर, केरल में, जो वेम्बनाड कयाल मुहाने पर स्थित है, और ये केरल राज्य में पड़ता है। जबकि न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो है वो मंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। वहीं मुंबई बंदरगाह जो सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, और व्यस्तम में भी सबसे ज़्यादा जाना जाता है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। वहीं जवाहरलाल नेहरू या नहवा सेवा बंदरगाह इसी को कहते हैं। और ये बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये बंदरगाह है आपको पनवेल, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। वहीं पर देख लेते हैं कि पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। वही मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है, तो जुआरी नदी के बाएं तट पर गोवा में है। और भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। गोवा को पुर्तगाली से 1961 में आज़ाद कराया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जब 1961 में आज़ाद कराया तो भारत के एक यूटी के रूप में इसे आज़ाद कराया गया था, यानी यूनियन टेरेटरी के रूप में। ठीक है, वहीं देख लेते हैं चेन्नई बंदरगाह। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तो चेन्नई में होगा, तो इसको तो आराम से याद रख सकते हैं। एन्नौर बंदरगाह कहाँ है, तो ये भी तमिलनाडु में है। और एन्नौर बंदरगाह का नाम के कामराज पोर्ट कर दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। विशाखापत्तनम बंदरगाह ये सबसे गहरा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के अभी हाल फिलहाल में राजधानी जो है वो अमरावती शिफ्ट किया गया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो 1956 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है। तो ये भी याद रखिएगा, मात्र इकलौता राज्य भारत का जो भाषा के आधार पर गठन वाला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तारी विरोधी आंदोलन सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो है वो तेलंगाना कब अलग होता है, तो तेलंगाना जो है आप लोग को
वो तेलंगाना अलग होता है 2 जून 2014 को। कब? 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग होता है। ठीक है, जब तेलंगाना अलग इसे हुआ 29वां राज्य के रूप में, ये भी याद रखिएगा 29वां राज्य। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश से टूटकर 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत के कौन से क्रम का राज्य बना था, तो 29वें क्रम के राज्य बना। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान में भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये 8 जो है आपको 28 केंद्र स्टेट है और 8 जो है यूनियन टेरेटरी है, ये भी वर्तमान में। ठीक है, तो उस समय आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हुआ, तो ये दोनों को राजधानी जो था वो हैदराबाद था, क्योंकि अचानक से राजधानी शिफ्ट करने में बहुत सारा कॉस्टली पड़ जाता है और बहुत सारा दिक्कत हो जाती। तो तेलंगाना अचानक अलग हुआ, उसके बाद दोनों को राजधानी कहा गया कि 10 साल तक, यानी 10 वर्ष तक जो है दोनों की राजधानी रहेगा आंध्र प्रदेश हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद तो तेलंगाना में पड़ता है अब। ठीक है, तो उसके बाद 10 साल के बाद जैसे जा करके यह आंध्र प्रदेश की राजधानी अलग हो जाएगा। तो 10 साल पूर्ण गया 2025 में, अब जा करके इसकी राजधानी जो हो गया वो अमरावती हो गया। कहाँ पर हो गया? तो इसकी राजधानी अमरावती हो गया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 53 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 ईस्वी को किया गया है और ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 53 था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं, और ये रहा 54 नंबर हम लोग का क्वेश्चन। इससे संबंधित कुछ और पॉइंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट अभी से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक का जो यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक का जो अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था 1940 में हुआ था और नागपुर में हुआ था। नागपुर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखिएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की अखिल भारतीय सम्मेलन कब हुआ था, यानी बैठक 1940 में। ठीक है, सम्मेलन का मतलब क्या होता है? जैसे कि इसके बारे में बैठक किया गया, जैसे हम लोग को गाँव में कैसे पंचायती होता है किसी बात को लेकर के, तो इसी फॉरवर्ड ब्लॉक को लेकर के अखिल भारतीय सम्मेलन जो रखा गया था 1940 में। वहीं फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का अध्यक्ष जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी को बनाया गया था तथा महासचिव जो थे एच.बी. कामत को चुना गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे, और इसके महासचिव कौन थे? तो एच.बी. कामत को चुना गया था। वहीं पर देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किए थे। तो फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे ही। कहाँ पर किए थे? जर्मनी में किए थे, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगा। 1 सितंबर 1942 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन की स्थापना किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन की स्थापना किसने किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लेकिन कब किया था? तो 1 सितंबर 1942 को किए थे। क्लियर है यहाँ तक? आइए अगला पॉइंट को देख लेते हैं। आगे कहता है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। लेकिन कब किए? 21 अक्टूबर 1943 को किए, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट की ओर हम लोग नज़र डालें तो अगला कहता है 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति किसे घोषित किया गया? सुभाष चंद्र बोस को घोषित किया गया। लेकिन कब किया गया? 2 जुलाई 1943 को यह घोषित किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? आइए अगला 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है कि जैसे कि वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग न लेगा, लेकिन वो भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करेगा, यानी कि उसको मोटिवेट करेगा अंदर से। जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पर ये सोनू है और यहाँ पर दोनों मोनू है, ये दोनों का अच्छा खासा दोस्ती चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर दोनों को अच्छा खासा दोस्ती चला था, लेकिन यहाँ पर आ गया है राजा, और राजा आकर के इन दोनों को आपस में जैसे क्या कर देता है, तो दोनों को आपस में लड़ाने का काम करता है। तो तीसरा बंदा जो होता है 2 लड़का को लड़ाने का काम करता है, उसी को उत्प्रेरक कहते हैं। तो वही कंडीशन होता है कि उत्प्रेरक का काम वही होता है कि अपने रासायनिक अभिक्रिया में भाग न लेगा, लेकिन वो दोनों को रासायनिक अभिक्रिया करा देगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना। बिल्कुल सही। जैसे कि झगड़ा छूटने वाला भी होता है तो एक आध गो बंदा होता है कि वो लड़ाने के लिए हमेशा
झगड़ा को बढ़ा देगा। ठीक है, वहीं अभिक्रिया की दर को घटा देना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना या अभिक्रिया की दर को घटा देना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को तथा प्राप्त होने वाले उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की अभिक्रिया को दर को बढ़ाना घटाना क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। अब अभिकारक किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए H2 हो गया और यहाँ पर O2 हो गया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम रिएक्शन कराते हैं तो ये दोनों मिलकर के H2 यानी कि जल का निर्माण करता है। किसका, जल का निर्माण करता है। तो अभिकारक किसे कहते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो ये दोनों जो हो गया अभिकारक हो गया। ठीक है, और जो दोनों को मिलने से एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और जो रासायनिक क्रिया करते हैं उसे अभिकारक, और जब नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल, या इसी को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को प्रतिफल या उत्पाद, या इसी को अंग्रेजी में प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है ना। चलिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, कहते हैं कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक जैसे उत्प्रेरक, जैसे क्या कहते हैं, कैटालाइस्ट कहते हैं। वह पदार्थ जो स्वयं यानी कि खुद अभिक्रिया में भाग न लेता है लेकिन वह अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग न लेगा लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को उत्प्रेरित कर देगा, सहायता कर देगा, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा उसे धनात्मक बोलेंगे, और जो अभिक्रिया की दर को घटा देगा उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक बोलेंगे। सिंपल है, जो बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा तो अच्छा है, यानी कि प्लस है। और कब बढ़ता है, जब कोई भी चीज़ को जोड़ते हैं तो ये उत्प्रेरक का काम करता है बढ़ाने का। तो बढ़ा रहा है तो इसका मतलब पावर दे रहा है, शक्ति दे रहा है, तो ये धनात्मक कहलाएगा। और जब वहीं पर घटा देगा दर को तो उसे कहेंगे कि घटा दे, तो घटा मतलब माइनस यानी कि ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। ठीक है, चलिए अगला क्या कहते हैं यहाँ पर, अगला देख पा रहे हैं कि अभिकारक की सांद्रता क्या होता है। अब अभिकारक, तो अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होते हैं। तो जो भी अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया की दर जो होती है अभिकारक को सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, वहीं पर देखिए कि ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। वहीं अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो अभिकारकों को छोटे टुकड़ों में बांटने पर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया की दर क्या होती है, तीव्र से बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन का विरोध कब किया गया था। ठीक है, ये साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। क्यों, क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें 7 सदस्य नियुक्त किया था, एक संगठन नियुक्त किया गया था, और संगठन में क्या था कि 7 गो सदस्य था, 7 व्यक्ति उसमें शामिल थे उस संगठन में, लेकिन उसमें से एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं थे। इसीलिए भारतीय ने क्या कि इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये 7 मिलकर के क्या करता है कि भारत में अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ के अंग्रेज के खिलाफ अगर कोई भी किसी तरीके से आवाज़ उठाने का प्रयास करता, या मान के चले कि किसी भी शक के आधार पर अगर कोई ये 7 व्यक्ति में से कोई पकड़ लेता किसी को भारतीय को, तो इसको सजा दे देता। इसके पूरा पावर दिया गया था साइमन कमीशन ने। लोगों ने कहा कि भाई अपना मनमर्जी यहाँ पर चलाएगा, इसका हम विरोध करते हैं कि ये संगठन को हम नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्यों नहीं माना, क्योंकि इसमें 7 सदस्य लोग नियुक्त किए गए थे साइमन कमीशन के द्वारा, और 7 के 7 अंग्रेजी थे। साइमन कमीशन का विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। 1919 में यह प्रावधान कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी और यह जांच करेगी कि भारत की उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की दिशा हुई है। इसके लिए जांच करने के लिए ये 7 कमेटी का एक संगठन का निर्माण किया था साइमन कमीशन ने। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं साइमन कमीशन से जुड़ी बातें। जैसे साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है नवंबर 1927 इसमें किया जाता है। एक संगठन का नाम था साइमन कमीशन। इसकी नियुक्ति 1927 ईस्वी में किया जाता है। इस कमीशन की नियुक्ति भारत राज्य सचिव बर्केन हेड द्वारा ये की जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है वो भारत सरकार के कौन से सचिव थे, तो बर्केन हेड के द्वारा नियुक्त किया जाती है।
इस कमीशन में कुल 7 सदस्य शामिल थे, जो अभी हम आपको बताए हैं, और इस 7 सदस्यों में से भारतीय एक भी शामिल नहीं थे, इसमें सभी के सभी अंग्रेज थे। इसीलिए भारतीयों द्वारा श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया। अब श्वेत कमीशन क्यों कहा? क्योंकि इसमें सब अंग्रेजवा था, सब अलुए था, सब जो था मुर्गीय था, उजर का मुर्गा फार्म वाला, सब उजरे था। इसीलिए इसे भारतीयों ने श्वेत कमीशन कह करके बहिष्कार किया कि इस हम संगठन को नहीं मानते हैं। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 से इसको भारत आया था। ये सातों के सातों जो था एकदम भारत पहुंच गया 3 फरवरी 1928 को। और मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने इस कमीशन का काफ़ी विरोध किया, ये सब पार्टियां मिलकर के। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू तथा पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस कमीशन का विरोध किया गया। 1928 की यह घटना है, तो समझ सकते हैं कि हमारा देश जो है वो पाकिस्तान अलग हुआ कब? 1947 में ना, यानी कि उस समय जो था वो पाकिस्तान भी हमारे देशों में ही शामिल था। लाला लाजपत राय पंजाब में थे, और पंजाब जो है वो पाकिस्तान में भी पहले है, क्योंकि बट गया तो पाकिस्तान में भी कुछ पंजाब चल गया, कुछ पंजाब अपना हिंदुस्तान में भी है, तो उसमें वो पंजाब में थे। और उसमें पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस कमीशन का विरोध किया जाने लगा। तो पंजाब से लाला लाजपत राय जो विरोध कर रहे थे, और मुंबई से पंडित जवाहरलाल नेहरू विरोध कर रहे थे। सामन कमीशन के विरोध के दौरान लाठी चार्ज से चोटिल होने के कारण पंजाब के श्री लाला लाजपत राय का निधन हो गया। पंजाब से जो लाला लाजपत राय से इन्होंने लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध करना शुरू किया। इसी में हुआ क्या कि लाठी चलना शुरू हो गया जनता पर, भारतीय पर, और इस लाठी के कारण पंजाब केसरी जो लाला लाजपत राय जी को 17 जैसे नवंबर 1928 ईस्वी को निधन हो जाता है इसी लाठी के चक्कर में। और इन्होंने कहा था कि जैसे लाला लाजपत राय ने कहा कि एक एक लाठी जैसो अंग्रेजों की ताबूत होगी, यानी लाला लाजपत राय को चोटिल करने वाले अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को हो गया। लाला लाजपत राय के जिन्होंने यह चोट पहुंचाया था, और उसके कारण इन्होंने क्या किया कि 17 सितंबर 1928 ईस्वी को यहाँ पर इसको सैंडर्स जो थे उनको हत्या कर दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यकर्ता भगत सिंह, राजगुरु व चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कर दिया गया। ठीक है, तो ये जेल में थे, इन्हें आज़ाद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? तो नौसैनिक का नायक जो था वो MS खां थे। कौन थे? MS खां। 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक MS खां था। रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई, जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव को और यहाँ पर खराब भोजन के खिलाफ हड़ताल किया गया था। यानी कि जो रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 ईस्वी को हुई, जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के खिलाफ हड़ताल कर दिया था। तब इन सैनिकों ने BC दत्त की रिहाई की मांग किया था, और जिन्हें जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे कहता है कि सरदार पटेल व मोहम्मद अली जिन्ना के सलाह पर सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो सरदार पटेल जी और मोहम्मद अली जिन्ना, वही जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान को मांग रखा था पाकिस्तान देश का, और उन्होंने एक पाकिस्तान देश ले भी लिया। तो मोहम्मद अली जिन्ना के सलाह पर सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। इस सैनिक विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कहता है कि फरवरी 1946 में INS अधिकारी राशिद अली को सजा दी गई थी, ये भी ध्यान रखिए। आइए 57 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक खनिज का उदाहरण कौन है? तो देखिए धात्विक पहचानने के लिए आसान तरीका है, कुछ धात्विक को पहचान सकते हैं, कुछ तो आपको याद होगा, क्योंकि जिसके लास्ट में यम लगा होगा वो क्या होगा? तो जिसके लास्ट में अंतिम में यम लगा है वो धातु होगा, और जिसके लास्ट में न लागल है वो अधातु होगा। क्या होगा? अधातु, यानी नॉन मेटल होगा। ठीक है, तो कहता है कि धात्विक खनिज को पहचानिए। इसमें से धात्विक खनिज कौन कौन सा है भाई? तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि धात्विक खनिज इनमें से कौन है। ये हमारा का क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? तो ये होगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि सोना चांदी और लोहा, सोना चांदी और लोहा, यानी कि हमारा ऑप्शन जो होना चाहिए ये होना चाहिए सोना चांदी और लोहा, इसमें से धात्विक है। कौन है? सोना चांदी और लोहा, सोना चांदी और लोहा ये क्या है? धात्विक है। अब आइए हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं। तो धातु पहचानने के लिए आप लोग उसका ट्रिक याद रखिएगा। यहाँ क्या कहते हैं कि सोना चांदी और लोहा धात्विक खनिज का उदाहरण है। धातु के उदाहरण जैसे सोना चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, प्लेटिनम, पोटेशियम, बेरिलियम, बेरियम, जिंक, कैल्शियम, निकेल, मैंगनीज, पारा जिसे मरकरी बोलते हैं, मोलिब्डेनम, यूरेनियम, लिथियम, बिस्मिथ। यानी कि देखिएगा कि अधिकतर में यम आ रहा है, यम आ रहा है, बाकी ऐसे कुछ याद रख सकते हैं। तो अगर यम वाला आ जाए भी तो ऐसे भी आप लोग पहचान सकते हैं, ठीक है, कि ये सब धातु हैं, ठीक है। वहीं धातु के भौतिक गुण को देख लेते हैं कि धातु के भौतिक गुण कौन होते हैं। तो धातुओं के भौतिक गुण, तो धात्विक चमक पहला नंबर क्या होता है? तो उसमें धातु जो होती है उसमें चमक पाई जाती है, शुद्ध रूप में धातु चमकदार होती है। आघात वर्धीयता भी होती है। धातु को पीट पीट करके पतले के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इस गुण को आघात वर्धीयता कहते हैं। यानी कि धातु को बहुत पीटेगा, खूब पीटेगा तो पतला से पतला एकदम पत्थर बना सकते हैं, जैसे सोना को बना सकते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि कठोरतम, अब धातु में कठोरतम भी होता है। तो धातु सामान्यतः कठोर होती है, कुछ क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होती है, ठीक है। तो कुछ क्षारीय धातु भी होती है और कुछ मुलायम भी होते हैं। जैसे लिथियम सोडियम को देखिए तो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला कहता है कि तन्यता होता है। अब तन्यता क्या होता है? तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता होती है, इसलिए इसे तन्यता कहते हैं। उष्मा चालकता होती है, तो धातु जो होता है उष्मा की चालकता होती है, और अधातु होती है विद्युत का कुचालक होती है। बाकी एक ही मात्र एक ब्रोमीन है, ब्रोमीन कहते हैं ग्रेफाइट है, वो ये अधातु तो है लेकिन एकलौता अधातु होने के नाते भी यह विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत का सुचालक धातु होता है और विद्युत का कुचालक अधातु। विद्युत चालकता सामान्यतः धातु में विद्युत की चालक होती है। अधातुओं के उदाहरण आप देख लेते हैं, अधातुओं के गुण के बारे में भी देख लेंगे। तो अधातुओं के उदाहरण हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अभी हम क्या बताएं कि लास्ट में आपको 9 आ जाए तो अधिकतर क्या होगा? अधातु होगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया, क्लोरीन हो गया, जिनॉन हो गया, ठीक है। और एक अपवाद में हीलियम आ गया, तो इसको हटा दीजिए। एकमात्र द्रव जो है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र द्रव, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमरे के ताप पर, कमरे के टेम्परेचर पर जो है वो द्रव के रूप में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो वो हो जाएगा पारा। अगर पूछेगा धातु पूछेगा तब हो जाएगा पारा, यानी मेटल में, ठीक है। और नॉन मेटल में पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं कि कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, आयोडीन ये ठोस धातु के रूप में, अधातु के रूप में पाए जाते हैं। अगला 58 नंबर क्वेश्चन कहता है बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बेलाडीला। आगे कहता है कि बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लौह अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट होते हैं। ऐसे लोहा के 4 प्रकार होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो लोहा के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से 2 प्रमुख होते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, और ये दोनों काफ़ी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। कोयला के भी 4 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में स्थित होती है। तो भारत का 95% जो लोहा का उत्पादित और भंडारित जगह है वो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी के सभी है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। झारखंड 15 नवंबर को बिहार से अलग हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, और ये बिहार से अलग हुआ, ठीक है। वहीं पर देखिए कर्नाटक की राजधानी तो बेंगलुरु है, गोवा के कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जो है वो IT राजधानी के रूप में भारत की जाना जाता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ये सब हो गया। वहीं पर देख लेते हैं कि ओडिशा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार बहारी श्रृंखला में पाया जाता है।
वहीं देखें कि गुरु महिसानी, सुलाएपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज, ये सब कहाँ है, उड़ीसा में है। किरुबुरी, केंदुझार तथा बोनाई सुंदरगढ़ लौह अयस्क खनन क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। वहीं बैलाडीला, तो बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लौह अयस्क खनन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बैलाडीला एक पर्वत श्रृंखला है जो बैल के डील यानी कि कुबर के जैसा है, इसीलिए इसे बैलाडीला कहा जाता है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। डल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की खदानें, देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें शामिल है। वहीं पर देखिए महाराष्ट्र में चंद्रपुरा, भंडार और रत्नागिरी जिले जो है वो तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिले और तमिलनाडु राज्य के सेलम तथा नीलगिरी जिले लौह अयस्क में खनन क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। वहीं पर देख लेते हैं 59 नंबर प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण मोहिगनी और रोजवुड हो जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति को हम लोग देख लेते हैं। तो यह वनस्पतियां 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा तथा 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा, यानी एक साल में अधिक वार्षिक वर्षा हो 250 सेंटीमीटर से अधिक, और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान हो, वहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं। उष्ण याद रखने के लिए आसान तरीका है कि उष्ण ना कहते हैं गर्मी के दिनों में लाइन करता है शाम उम को, तो कहते हैं उसन दिया एकदम। ठीक है, आगे कहते हैं कि उष्णकटिबंधीय वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता की सर्वाधिक होती है, क्या सर्वाधिक होती है। सिनकोना, मोहिगनी, रोजवुड, आर्किड, फर्न, आबूनूस, बांस तथा तार आदि उष्णकटिबंधीय सदाबहार में पाया जाने वाला ये सब पौधा है। ठीक है, वहीं पर हम लोग देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। तो इन वनस्पतियों के विकास के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के लिए। प्रमुख वनस्पति देख लेते हैं साल, सागवान, शीशम, बेंत, चंदन, आंवला, सहतूत, महुआ, ये सब क्या है, तो प्रमुख वनस्पति है। बबूल, नागफनी, खजूर, खेजड़ी आदि शुष्क कटीली वनस्पति हैं। और देखते भी हैं कि बबूल में भी है, काटा होता है, नागफनी में भी, खजूर में भी, खेजड़ी में भी, इत्यादि में, और ये शुष्क कटीले वनस्पति होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नौकादौर किस राज्य का प्रसिद्ध है। तो ये नौकादौर केरल में होता है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो ये नौकादौर केरल राज्य का प्रसिद्ध खेल है। केरल में नौकादौर का सिलसिला चंपकुलम वल्लम कली अथवा नौकादौर के साथ आरंभ होता है। यह राज्य की सबसे लोकप्रिय दौर में से माना जाता है। वहीं पर देख लेते हैं कि केरल के अलपुझा जिले में पुन्नमर बैकटवार में आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी दौड़ केरल के बैकवाटर्स का सबसे बड़ा उत्सव के रूप में माना जाता है। इस नौका दौड़ का आयोजन जो है वो प्रतिवर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को किया जाता है। और ये नौका दौड़ आप लोग देखे होंगे बागी मूवीज में जो होता है टाइगर श्रॉफ, और एक जो और होता है जो क्या कहते हैं कि टाइगर श्रॉफ के जो विपक्षी पार्टी होता है वो जो होता है वही नौका दौड़ में क्या करते हैं कि जीत लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, आप लोग देखे होंगे बागी वाला में। ठीक है, तो ये केरल में मनाया जाता है। इस नौका दौड़ में चंदन वल्लम, स्नेक बोट और छोटी देसी नौकाओं की दौड़ व अनुष्ठानिक जल शोभा यात्रा निकाली जाती है। और अरणमुल वल्लम कली या सर्प नौका दौड़ समारोह पार्थसारथी मंदिर द्वारा ओणम के मौसम में संचालित किया जाता है। यानी कि सर्प यानी कि एक सांप की तरह यह नाव होता है। ठीक है, जिस पर बहुत लोग सवार होते हैं। ठीक है, सभी लोग खेपते हैं पाइप पर। नौका दौड़ जो कि सर्प नौका दौड़ है और यह अलपुझा में आयोजित किया जाता है। तमिलनाडु में जून जुलाई में पूर्ण चंद्र को उंजल पर्व मनाया जाता है। वहीं उगादी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोगों को मनाया जाता है नव वर्ष के रूप में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 61। क्या कहता है कि नरोड़ा परमाणु विद्युत कहाँ है। ये नरोड़ा कहाँ है, तो आप लोग को कमेंट्स में फटाफट बताइए कि नरोड़ा कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को नरोड़ा जो है आपको नरोड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। परमाणु रिएक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुसंधान रिएक्टर और दूसरा होता है ऊर्जा रिएक्टर होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अगस्त 1956 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा थी, ये भी याद रखिएगा।
तो ये 1956 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर कौन थी? अप्सरा थी। और 1956 में ही भारत का एकमात्र इकलौता राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था वो है आपको आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, हाँ, आंध्र प्रदेश से मुंबई द्वारा किया गया था ये। तो परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे कहते हैं BARC, ठीक है, ट्राम्बे मुंबई में इसका शुरुआत किया गया था। अप्सरा रिएक्टर का परिचालन जो है 2009 से शुरू किया गया, यानी कि अप्सरा जो शुरू हुआ चलना प्रारंभ किया 2009 में और बंद कर दिया गया था। तो अप्सरा रिएक्टर का परिचालन 2009 में आखिरकार बंद कर दिया गया। भारत में 7 परमाणु संयंत्रों में से 22 से अधिक रिएक्टर कार्यरत है। क्या है? 7 परमाणु संयंत्रों में 22 से अधिक रिएक्टर कार्यरत हैं। अब देख लेते हैं तारापुर, तो मुंबई महाराष्ट्र का है और भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर भी है, ये भी याद रखिएगा। तो भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तारापुर है। तारापुर मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। वहीं रावत भाटा कहाँ है? तो राजस्थान में। याद रखने के लिए आसान तरीका, र से रावत भाटा, र से राजस्थान, क से कुंडलकुलम और कुंडलकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो कुंडलकुलम इस तरीके से नाम तमिलनाडु में रहता है। कागा कहाँ है? तो क से कर्नाटक, और ककरापारा कहाँ है? तो ये गुजरात में है। वहीं पर कलपक्कम कहाँ है? तो ये भी तमिलनाडु में है। तो कलपक्कम हो गया, कुंडलकुलम हो गया, ये सब क्या है? तमिलनाडु में है। आया कहता है नरौरा, तो नरौरा तो आपको बता दिए कि अभी उत्तर प्रदेश में है। वहीं अनिमेष लोचन चत्ते कहाँ स्थित है? तो ये है आपको बोधगया, और बोधगया कहाँ पर है? तो बिहार में है। तो क्वेश्चन है कि अनिमेष लोचन चत्ते कहाँ स्थित है? तो यह है बोधगया में। कहाँ पर? बोधगया बिहार में। वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञानोदीप्ति प्राप्त करने के बाद अपना दूसरा सप्ताह खड़े होकर बोधि वृक्ष को एकटक देखते हुए बिताए थे, वही उसी को क्या कहते हैं? अनिमेष लोचन चत्ते कहलाता है। यानी कि बोध भगवान ज्ञान प्राप्त कर लिए, उसके बाद जिस बोधि वृक्ष को वो खड़े होकर एकटक देखते हुए खड़े थे, उसी को अनिमेष लोचन कहा गया है, जो बोधि वृक्ष के है। ठीक है, अनिमेष लोचन चत्ते महाबोधि मंदिर परिसर की सीमा के भीतर स्थित 7 पवित्र स्थानों में से एक है। अनिमेष लोचन चत्ते नाम का शाब्दिक अर्थ है खुली आंखें। इसे ज्वेल वॉक या विचरण पथ भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, ये भी याद रखिएगा। हरसाई बौद्ध स्तूप बेगूसराय बिहार में स्थित है। तो हरसाई बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो बेगूसराय बिहार में स्थित है। और बेगूसराय सिमरिया गांव के ही रहने वाले कौन है? तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर है। हरसाई बौद्ध स्तूप बेगूसराय में स्थित है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित हो जाएगा, और राजगीर में ग्लास ब्रिज भी है भारत का। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? तो भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में किया गया। 1904 में भारत में पहली बार समुद्री सीपियों का उपयोग करके चेन्नई में सीमेंट बनाने का सफल प्रयास किया गया था। तो कब किया गया था? 1904 में पहली बार समुद्री जो सीपियाँ होती है उसका उपयोग करके चेन्नई में सीमेंट बनाने का असफल प्रयास किया गया था। ठीक है, भारत में सफल सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत 1914 में हुआ था, यानी 1904 में तो शुरू हुआ लेकिन ये असफल हो गया। उसके बाद 10 साल बाद 1914 में सीमेंट बनाने की शुरुआत फिर 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में किया गया, और पोरबंदर गुजरात में। सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर हुआ था 1824 ईस्वी में, तो ये भी याद रखिएगा। तो सीमेंट का आविष्कार पोर्टलैंड इंग्लैंड में किया गया 1824 ईस्वी में। जोसेफ स्वीडन ने चीका और मिट्टी को जला करके किया था। तो किसने किया था? तो जोसेफ स्वीडन ने चीका और मिट्टी को जला करके सीमेंट का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कर रहा है? अगला कहता है कि चूना, पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट, सिलिका की आवश्यकता सीमेंट उत्पादन के लिए किया जाता है। तो सीमेंट बनाने में क्या क्या लगता है? चूना, पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट, सिलिका की आवश्यकता होती है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादक प्रमुख स्थान कौन कौन सा है? तो देख लेते हैं। तो सवाई माधोपुर हो गया, सिरोही, ब्यावर, मोरक, चित्तौड़गढ़, नागौर, ये सब क्या है? सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में प्रमुख सीमेंट उत्पादक कौन कौन सा है? तो सतना, कटनी, जबलपुर, नीमच, मैहर, कैमूर, रतलाम, बनमोर इत्यादि। छत्तीसगढ़ में प्रमुख सीमेंट उत्पादक स्थान जामुल, दुर्ग, अकालतारा, मंडहर, भाटापारा इत्यादि। वहीं गुजरात में प्रमुख सीमेंट उत्पादक स्थान कौन सा का है? तो द्वारका, पोरबंदर, बड़ोदरा, भावनगर, राबावाब।
ठीक है। वहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि चुर्क, डल्ला, चुन्नार आदि सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान के रूप में उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। वहीं देख लेते हैं कि गारो, खासी एवं जैंतिया एक भाग है। तो यह जो है यह एक जनजाति है और यह जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो प्रायद्वीपीय पठार पर। कहाँ पर? प्रायद्वीपीय पठार। गारो, खासी एवं जैंतिया प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति यानी भूखंड है, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार कहाँ है, तो ये अरावली पर्वत वाला व दिल्ली, एवं पूर्व में कहाँ है, तो ये राजमहल की पहाड़ियों, पश्चिम में गिर पहाड़ियों और दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियों तक था। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह अरावली जो पर्वत है पश्चिम में, जिसका विस्तार कहाँ पर है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार एवं अनियमित त्रिभुजाकार आकृति भूखंड है, जिसका विस्तार पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर के दिल्ली तक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक, पश्चिम में गिर पहाड़ियों तक, दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियों तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग और एवं काबी एलोंग पठार तक ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं, क्योंकि यह कई पठारों से मिलकर के बना होता है, इसीलिए पठारों का पठार प्रायद्वीपीय पठार को कहा जाता है। उत्तर पूर्वी पठार में मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। उत्पत्ति व संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार यानी छोटा नागपुर का पठार का ही पूर्वी विस्तार है, जो राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। अगला पॉइंट कहता है कि इस पठार में पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः गारो, खासी, जैंतिया तथा मिलकर पहाड़ियां अवस्थित हैं, जो प्राचीन चट्टानों से मतलब पुरानी चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है। गारो, खासी, जैंतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है, तो ये गारो, खासी, जैंतिया ये सब पठार में निवास करने वाली जनजाति है। मेघालय पठार क्षेत्र में धारबार संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसीलिए इसे शिलोंग पठार के नाम से जाना जाता है। अगला 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम जो है सो चलाया गया है, तो वो चलाया गया इंटरनेट साथी। कौन सा चलाया गया? इंटरनेट साथी चलाया गया है। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए इंटरनेट साथी ऐप को शुरू किया गया है। अब इंटरनेट साथी, तो गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए इंटरनेट साथी प्रोग्राम को चलाया है। ग्रामीण समुदायों में यानी कि गांव में रहने वाले महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, इनके डिजिटल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जागरूक करने के लिए टाटा ट्रस्ट के सहयोग से गूगल द्वारा 2015 में यह कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, तो अगला पॉइंट कह रहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य था अविकसित क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बनाना, यानी कि जहाँ पर वैसे क्षेत्र जो डिजिटल के बारे में या इंटरनेट के बारे में नहीं जानते हैं, वहाँ पर महिलाओं को इसके बारे में जागरूक करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, वहीं पर देख लेते हैं कि नारी शक्ति योजना के तहत महिलाओं को बिना गारंटी के 2,20,000 रुपये तक का ऋण मुहैया कराने जाने का प्रावधान भी किया गया है नारी शक्ति योजना के तहत। क्वेश्चन पूछेगा कि नारी शक्ति योजना के तहत महिलाओं को कितना गारंटी रुपए के रूप में दिया जाएगा, तो 2,20,000 रुपये ऋण मुहैया यानी कि कर्ज यानी लोन प्रोवाइड करेगा। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और यहाँ पर शुरू किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना एवं उनके आश्रित बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर पर जैसे सुधार को बनाए रखना। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगरों का प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक भारत में टाइगर कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में चीता भी कहाँ है? तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। बाघ शेर भी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। इसीलिए भारत को चीता, टाइगर और शेर और यह हृदय प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, भारत का सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? क्योंकि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, इसीलिए इसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कहता है 66 नंबर कि किसी घड़ी में 48 घंटे में कितना चक्कर लगाती है। तो कोई जो घड़ी है वो 48 घंटे में कितना चक्कर लगाती है, तो ये तो मैथ हो गया कि एक घड़ी 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। एक सुई घंटा वाला जो घड़ी होता है यानी कि 12 घंटे में एक चक्कर, तो 48 घंटे में कितना हुआ, तो 48 को 12 से भाग कर दीजिएगा, क्योंकि 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो 48 में कितना, तो 12 से 48 में भाग करते हैं 12 चौक 48 यानी 4 चक्कर लगाती है। कितना लगाती है? 4 चक्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 चक्कर यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे कहता है कि श्याम का स्थान दाएं से
श्याम का स्थान दाएं से तथा बाएं दोनों ओर से 8वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये कोई ऐसे पंक्ति बोला है ना, तो ऐसे पंक्ति है, ठीक है। कुल पंक्ति में बोला है कि दाएं से 8वें स्थान, तो इधर क्या बोलते हैं, तो इधर बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं हम लोग राइट बोलते हैं। तो कहता है कि दाएं से भी इधर 8 गो है, और क्या कहता है कि बाएं से भी, दाएं और दोनों तरफ से 8 गो है, तो दोनों तरफ से 8 है, तो 8 कितना हो जाएगा, तो दाएं इधर से भी, और मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कौन बैठल है, तो श्याम बैठल है, तो यहाँ पर मान लीजिए इसकी श्याम यहाँ पर बैठल है, और 8 गो दाएं में भी 8 गो बाएं में भी है, ठीक है। तो इनमें से तक इधरों से 8 गिना रहा है, इधरों से 8 गिना रहा है, यानी कि इसका मतलब इसमें तो श्याम भी आ रहा है ना, तो 8 8 16 कर देगा। जितना भी पूछे वो दोनों को जोड़ दीजिएगा और एक बार घटा दीजिएगा, क्योंकि श्याम को एक ही बार नहीं गिनेगा, खैर लेफ्ट साइड से गिनिए या तो राइट साइड से गिनिए, तो एक ही बार गिनेगा। तो जितना पूछेगा कि 8 8 पूछा है दोनों तरफ से है, तो 8 8 हो जाता है कितना, 16, और 16 होगा तो एक घटा दीजिएगा। आप कहिएगा एक क्यों घटाएंगे, तो एक इसीलिए घटाएंगे ताकि एक ही तरफ से ना श्याम को गिनेगा कि दोनों तरफ से गिन लीजिएगा, तो 16 हो जाएगा। या 20 से पूछेगा कि 20 गो इधर से है, 20 गो उधर से, लेफ्ट साइड से 20 गो है, लेफ्ट से 20 गो है और राइट से 20 गो है, तो बताइए कि मोहन का स्थान कौन सा है, तो सिंपल बता देगा। या उस पंक्ति में कितने बैठे हैं, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, तो 40, और 40 में से एक घटा देगा, क्योंकि खैर राइट साइड से मोहन को गिनिए ना, तो लेफ्ट साइड से एक ही बार नहीं गिनेगा, 2 बार थोड़ी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 39। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि 8 8 दोनों तरफ से बैठल है, तो 8 8 16, एक घटा दीजिएगा तो बचेगा 15, ठीक है ना। बस सिंपल था, यही इसको यहाँ पर डिस्कशन दे दिया गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु को 930 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है। कितना, 7% की हानि होती है, यानी कि हानि मतलब क्या होता है, लॉस। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो पहला नंबर तो हम लोग ये देखते हैं कि 1000 रुपया, क्योंकि 930 रुपया में बेचा गया था 7% पर, और उसमें भी हानि हुआ, तो 1000 रुपया ले लेते हैं। विक्रय मूल्य मतलब बेचा कितना में गया, 930 में, क्रय मूल्य तो हमको नहीं पता, निकालना ही है। तो हानि कितना था, तो हानि हमको दे दिया है 7%। तो माना कि क्रय मूल्य क्या है, x, मान लेते हैं x, ताकि मान बैठाने में आसानी होता है। अब यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, हानि, क्योंकि वहाँ हानि हुआ है तो यहाँ पर हानि लिखेंगे, और हानि बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि जितना में आपने खरीदा और विक्रय मूल्य को उसको घटा दीजिए, ठीक है। तो क्रय मूल्य तो हमको पता नहीं, क्योंकि हमको तो निकालना है, तो क्रय मूल्य को माने थे x, तो यहाँ पर x रख लेते हैं, और विक्रय मूल्य हम बेचे थे 930 में 7% के पर, उसमें भी हमको हानि हो गया, तो 930 यहाँ पर रख लेते हैं, और गुना तो आपको 100 से करना ही करना है, और नीचे आपको x रख लेते हैं कि क्रय मूल्य हमको पता करना है। तो ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो हानि हमको 7% का हुआ है, तो 7x को 7x से गुना कीजिएगा और फिर इसको जोड़ दीजिएगा, क्योंकि भिन्न के जोड़ तो इस तरीके से आता होगा ना सभी लोग को, इस तरीके से। तो 7 को 7 से गुना करते हैं तो यहाँ पर गुना हो जाता है, तो 7x, 7x में एक x जोड़ेंगे तो ये 7x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि ये गुना में है, तो इसको 7x को फिर इससे गुना करके इधर ले आइए बराबर में, और ये इसको दोनों को गुना करके आप यहाँ पर लिख दीजिए, तो ये इधर है आपको माइनस में है, ये दोनों गुना करके चला जाएगा उधर माइनस में, तो हो जाएगा 93,000। कितना हो जाएगा, 930 को गुना करेंगे 100 से, 93,000 हो जाएगा। अब बस आप यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को यही करना है कि 7x को 7x ले आएंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, हाँ, तो ये 7x से 7x हो गया, और ये दोनों गुना हो गया, तो ये 7x और माइनस ये 100x, तो 7x बराबर 100x माइनस 93,000। अब 93,000 में से एक x को घटाएंगे, तो पहला नंबर तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर काट भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, तो यहाँ पर रहने दीजिए, क्योंकि ये माइनस में है तो इधर ले आइए, तो बराबर के इधर आएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा 93,000। उसके बाद 100 में से 7 को घटाइएगा तो हो जाएगा 93x, क्या हो जाएगा, 93x हो जाएगा। अब x जो है यहाँ पर गुना में, यहाँ पर बराबर के उधर है गुना में, इसको बाहर ले आइए तो बाहर आ जाएगा, तो अब उसके बाद ये है गुना में गया तो नीचे आ जाएगा तो भाग में, ये 93,000 ऊपर और ये जाएगा बटा यानी भाग में आ जाएगा। 93 से 93 में भाग दीजिएगा, तो 93 से 93 तो एक मरतबे कटेगा, कितना मरतबे, एक मरतबे, और कै गो जीरो है तो 3 गो, तो 3 गो जीरो बैठा दीजिए, यानी कहने का मतलब कि वस्तु को बेचा गया था 1000 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि घनाभ आयत और घन, तो घनाभ का संबंध है आयत से, तो घन का संबंध किससे होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा है हम लोग का, क्वेश्चन 69 है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ग, क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो घनाभ का संबंध आयत से, तो घन का संबंध वर्ग से होता है, तो ये भी आप लोग याद रखें। घनाभ का आधार एवं आयत
आयताकार आयत होता है, उसी प्रकार घन का भी आधार एवं वर्गाकार होता है, इसीलिए इसका संबंध मिलता जुलता है। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है 729 गुने 1/13 गुने 15,625 के 1/13 बराबर इक्वल टू व्हाट हो जाएगा। तो सिंपल आपको क्या बोला है, ये 729 ये दोनों को गुना करना और दोनों का पावर देखिएगा तो सेम है, दोनों का पावर सेम है। तो 729 को 1/3 पावर और 16,625 को 1/3 पावर। बस आपको करना क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कि किसका स्क्वायर है, तो ये 9 के क्यूब है, 9 के ये क्यूब हो जाएगा और ये 25 के क्यूब हो जाएगा। ठीक है, पावर तो दोनों को सेम है, तो पावर को छोड़ दीजिए, पावर से पावर गया, अब बच गया यहाँ से 9, यहाँ पर आ गया 25, दोनों का गुना कीजिएगा तो 225। यानी क्या करना है, दोनों का पावर सेम रहेगा तो छोड़ देना है, ये सभी जो संख्या लिखल रहेगा उस संख्या को क्यूब निकाल लेना है। क्यूब निकालने तो 25 का क्यूब हो गया, ये 9 का क्यूब हो गया, दोनों को बस गुना करना है 25 और 9 को, तो कितना हो जाएगा, तो 9 5 45 के 5 हासिल 4 और 9 दूना 18 4 22, यानी 225 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 71 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो रहने देते हैं यहीं तक, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आने वाली सब वीडियो जो है आप लोग को सभी वीडियो आप लोग तक पहुंच जाए। और जल्द ही इसका पीडीएफ के लिए अध्ययन सागर वाला ही आप लोग को टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो जैसे आप लोग लाइक और शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा आप लोग को। और जल्द ही आप लोग को जैसे करंट अफेयर्स एसपीडी का आने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल किए रहिएगा, तभी ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति व्यस्त रहिए।